हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका कि टाइटल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हिंदी होता है कृषि। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं इसका मतलब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। हैंड रिटन नोट्स होगा वो। सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक स्टोरी के साथ हर चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ते हैं। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही was growing wheat and had just added manure to these soils to make it more fertile. He told that the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे और वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से वो लोग किसान के पास गए और देखें, किसान उन लोगों से बोला कि गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वो अभी खाद डाल रहा है। अभी उसने खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में रोटी और बिस्किट बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए ले जाया जाएगा। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary. प्लांट से जो चीज़ें, पौधे से जो चीज़ें मिलती हैं उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, एक उत्पाद के रूप में तैयार करना, इनमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी। प्राइमरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक और टर्शियरी को बोलते हैं तृतीयक। ओके। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Primary activities यानी कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? इन क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, मतलब कार्यों को शामिल किया जाता है, एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिनका संबंध क्या? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसका प्रोडक्शन करना, उससे कुछ चीज़ें प्रोडक्शन करना, ये सब आती हैं प्राथमिक क्रियाओं में। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर, फिर फिशिंग हो सकता है, गैदरिंग हो सकता है, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. Secondary activities में क्या क्या आते हैं? इन संसाधनों के, मतलब नेचुरल जो रिसोर्सेज थे उसी का इसमें क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रसंस्करण बोलते हैं प्रोसेसिंग को हिंदी में। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इसके एग्जांपल्स हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेक करना, स्टील को उसका निर्माण करना, उससे कुछ बनाना, ये सब कुछ चीज़ें हैं। स्टील का बनाना, क्लॉथ्स बनाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या है? टर्शियरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को, जो सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कुछ सर्विसेज दे करके। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। अब प्रोडक्शन, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए और एक्सट्रैक्शन से लेके प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान तो ले जाना है, तो उसके लिए क्या हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट। फिर प्रोडक्शन तो हो गया, अब उसको बेचना है तो वो ट्रेड, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आता है टर्शियरी सेक्टर में। मुझे बार बार ये ब्रश वाला ओपन करना पड़ रहा है। आई विल सर्च सम अदर ऐप जिसमें कि मैं इसको अच्छे से कर सकूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक क्रिया, अभी हमने पढ़ा। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of the persons are engaged in agricultural activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. 2/3,
ठीक है, याद रखने की बात है कि भारत की जो 2/3 जनसंख्या है अभी तक कृषि पर निर्भर है। और आपने ये ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कृषि में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कृषि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो विश्व में 50% लोग कृषि संबंधी क्रियाओं में संलग्न हैं। 50% ऑफ पर्सन्स इन द वर्ल्ड आर engaged in agricultural activity. Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which these crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. सो अनुकूल, एक तो वहाँ का टोपोग्राफी होना चाहिए, स्थलाकृति होनी चाहिए, मिट्टी वहाँ की अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल कहने का अर्थ है कि वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। जलवायु, क्लाइमेट वहाँ का अनुकूल होना चाहिए, मतलब किसी क्रॉप के लिए जितनी रेनफॉल चाहिए या जितना टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से ये सब चीज़ें चाहिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए। जिस ज़मीन पे फसलें उगाई जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरेबल लैंड। एरेबल लैंड ये एकदम याद कर लेने वाली चीज़ें, उसको हम लोग बोलते हैं एरेबल लैंड, ठीक है। यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ, हाँ, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। कहाँ कहाँ पे एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड अभी हमने पढ़ा कि जिस ज़मीन पे फसलें उगाई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। हिंदी में बोलते हैं हम लोग उसको कृषिगत भूमि। सो यहाँ पे जो ग्रीन एरिया मार्क्ड है वो आपको एरेबल लैंड दर्शा रहा है, मतलब कि ये फसल उगाने के लिए उपयुक्त भूमि है। डू यू नो करते हैं, यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है। इट्स क्रिएटिंग वेरी मच प्रॉब्लम टू मी। डू यू नो एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सो ये सब मिलके कल्चर के साथ कुछ टर्म्स बनाते हैं और उनका मतलब यहाँ पे दिया हुआ। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का हिंदी हमने बताया कृषि होता है। द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। सो मिट्टी की जुताई करना, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और ये कला एग्रीकल्चर कहलाता है। इसे खेती भी कहते हैं, मतलब इसे फार्मिंग भी कहते हैं। सेरीकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। सो रेशम के कीड़ों का जो पालन किया जाता है ना उससे, ताकि सिल्क निकाला जा सके, सिल्क के कपड़े बनाए जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। पेसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स। तो विशेष रूप से कुछ तालाबों और पोखरों का निर्माण करके उसमें जब मत्स्य पालन किया जाता है तो उसको बोलते हैं पिशिकल्चर। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती के लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको बोलते हैं विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। सो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है कि कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम का हिंदी होता है कृषि तंत्र। बैकग्राउंड में अगर व्हीकल्स की आवाज़ आएगी उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी चाहूँगी। मेरा घर ऐसी जगह पे जहाँ पे हमेशा आपको ये सब आवाज़ें आती रहेंगी। मुझे तो आदत हो गई है पर वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ऑल्दो मैं डी नॉइस कर देती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है सुनाई देता है, उसके लिए सो सॉरी। Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery, and labor. Some of the operations involved are ploughing, sowing, irrigation, weeding, and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy, and poultry products. So यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मैंने पढ़ तो दिया, मैं बताती हूँ क्या कह रहा है। तो ये ब्रश के चक्कर में ना, हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि खेती को एक मतलब तंत्र के रूप में भी, सिस्टम के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या होते हैं, महत्वपूर्ण इनपुट्स क्या क्या होते हैं। सो मशीनरी होता है एक तो, ठीक है, एक होता है केमिकल्स, एक होता है सीड्स, एक होता है लाइक लोग भी तो चाहिए, ह्यूमन इनपुट्स भी तो होते हैं, श्रमिक होता है। फिर जुताई, बुनाई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं। और ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुछ उत्पाद आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। कृषि के प्रकार क्या क्या होते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. These are subsistence farming and commercial farming. Okay, sorry.
यस, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सो पूरे विश्व में कृषि जो है, फार्मिंग जो है, विभिन्न तरीकों से की जाती है। जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी कि भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग या फिर श्रम हो गया, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में बांटी जा सकती है। एक तो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं निर्वाह कृषि और कमर्शियल फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। Interesting fact: organic farming. In this type of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of the crop. So, organic farming क्या होता है? जैविक कृषि। So, इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कोई आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जो होता है मॉडिफिकेशन सीड्स में नहीं किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमने दो क्लासिफिकेशंस देखे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग की। तो इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग आखिर क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन ए स्मॉल आउटपुट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस प्रकार की जो कृषि होती है वो जो किसान है उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर मतलब कि आगे और दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। एक तो होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days, sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. All other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. So, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव का हिंदी होता है गहन। तो गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे से भूमि के खंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब अधिक श्रम मतलब ज़्यादा लेबर लगता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जो क्लाइमेट है और फर्टाइल सॉइल यानी कि मिट्टी वहाँ की उपजाऊ हो, वैसे वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ये सब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। ठीक है, चावल इसकी मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल हैं। दलहन मतलब पल्सेस, तिलहन मतलब ऑयल सीड्स। और फिर ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये दक्षिणी, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। सो इसको हिंदी में बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण का शामिल है। मतलब कि इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसा होता है कि पहले एक लैंड को क्लियर किया जाता है, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उगे होंगे, उसको क्लियर किया जाता है, वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है कुछ दिनों तक, जब तक वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। फिर वहाँ से हट के दूसरे जगह लोग जाते हैं और वहाँ पे अलग एक पीस ऑफ लैंड पे फिर एग्रीकल्चर किया जाता है। इस तरह से जगह लोग बदलते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नोमैडिक हर्डिंग मतलब कि ये सब पशुचारण है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना अपने साथ भेड़ बकरी पालते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ। एक तो झूमिंग, मिल्पा, रोका और लदांग। झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा बोलते हैं मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। ठीक है, इस डिफरेंट नेम्स है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। ये सब एग्जाम में पूछ देते हैं, याद रखना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन एंड ट्रॉपिकल एरियाज
tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast Asia. These are the areas of heavy rainfall and quick generation of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरी कृषि। ये अमेजन बेसिन के जो सघन वन क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जो मतलब ट्रॉपिकल अफ्रीका का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया है और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में बहुत प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर पहले तो एक भूमि को साफ किया जाता है, फिर राख को मिट्टी के साथ मिलाया जाता है और मक्का, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की जब तक मतलब जो लैंड है उसकी जब तक फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी की समाप्ति के बाद वो भूमि छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और जो किसान होते हैं फिर नई जगह पे मतलब एग्रीकल्चर करते हैं और इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग का हिंदी होता है चलवासी पशुचारण। इज अ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. So जो सहारा डेजर्ट है उसके कुछ अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में ये प्रचलित है, नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक जो होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, मैंने कह तो दिया जलवायु बाधाओं और भूभाग की। इसका कहने का अर्थ है कि कहीं पर लैंड फॉर्म्स अगर उचित नहीं है तो वो लोग दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ठीक है। कहीं पे क्लाइमेटिक जैसे गए, ठीक है, गर्मी के दिन में गए पर वहाँ बारिश होने लगी तो फिर वो अपना जगह बदलेंगे क्योंकि बारिश में उस जगह पे नहीं रह सकते। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि ये लोग दूसरी जगह पे चले जाएं। पशु चारक जो होते हैं वो मेनली मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, ऊन, खाल, मांस और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। जानवरों से उन्हें कुछ उत्पाद मिलता है और इसीलिए वो लोग ये काम करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं अब हम लोग। कमर्शियल फार्मिंग का हिंदी होता है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि। In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. So वाणिज्यिक कृषि नाम से ही लग रहा है कमर्शियल फार्मिंग, मतलब कि ये मतलब कि ये वाणिज्यिक फार्मिंग नाम से क्या लग रहा है कि ये ट्रेड, कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड हो। मतलब कि इसमें केवल अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना है, इसमें हमें चीज़ों का आयात निर्यात, ट्रेड, व्यापार ये सब करना है। ठीक है। तो ऐसे में फसल उत्पादन और जो पशुपालन है ये किस लिए किया जाता है? बाज़ार में बेचने के लिए। इसमें बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है कृषि और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी लगाए जाते हैं, अधिक पूंजी का भी उपयोग किया जाता है और यहाँ पे मैन फोर्स कम लगता है, यहाँ पे मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, यानी कि commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing seasons and only a single crop can be grown. So, मतलब ये वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, इतना तो आपको समझ आई होगा। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली ये फसलें हैं कि क्या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। ठीक है। उत्तर अमेरिका हो गया, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहाँ पे ये प्रमुख तौर से की जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। मतलब जहाँ पे समझ लीजिए आबादी कम होगी वहीं पे तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पॉपुलेटेड जगह है वहाँ पे तो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड कम है। सो ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होता है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल
एक ही फसल यहाँ पे उगाई जा सकती है। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Asia, Australia, New Zealand and South America. सो मिक्स्ड फार्मिंग में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। प्लांटेशंस यानी कि रोपण कृषि। So are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. सो ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक प्रकार है जहाँ पे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें पैसा बहुत लगता है, लेबर फोर्स भी बहुत लगता है। सो जो यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोसेस भी नज़दीकी के कारखानों में किया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक इन सबको हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें ज़रूरी होता है। Major plantations are found in tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. So रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं वहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा मतलब होता है कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं अब हम लोग। मुख्य फसलें। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। तो ये सब चीज़ें याद करने वाली, सब मैं बताती हूँ, एक मिनट। यस, सो क्या है कि बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। कृषि आधारित उद्योग कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए कहीं पे ब्रेड बन रहा है तो वहाँ पे क्या चाहिए? वीट चाहिए। वो कहाँ से आएगा? खेत से आएगा। समझ रहे हैं? सो गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य जो है वो खाद्य फसल है। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। ये जो चीज़ है ना, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। सो फाइबर क्रॉप्स मतलब कि रेशेदार जो फसलें हैं वो जूट और कपास हैं। चाय और जो कॉफ़ी है ये बीवरेज क्रॉप्स हैं। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, सो ये सब याद कर लेने वाली चीज़ें। अब बात करते हैं एक एक करके मेन फसलों के बारे में। सो राइस की बात करते हैं। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year. So rice, चावल की बात कर रहे हैं। सो ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और हमारे घर में तो लगभग सब कोई चावल खाता है। आपके यहाँ भी लोग खाते होंगे, आप जहाँ से भी देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मतलब एक टाइम के भोजन में चावल तो रहता ही है। और ये जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए बहुत अधिक तापमान चाहिए होता है, अधिक आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये एल्यूवियल जो मिट्टी होती है वहाँ पे क्लेई एल्यूवियल सॉइल पे ही उगाए जाते हैं जिसमें कि जल रोकने की क्षमता हो, तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से इसकी खेती की जा सकती है। सो चीन जो है वो चावल उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। इसके बाद हमारा भारत है, उसके बाद जापान है, उसके बाद श्रीलंका और उसके बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं चावल की। वीट की बात करते हैं, गेहूँ। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. So आपको comment section में मुझे बताना है कि wheat bowl of the world किसको, sorry, bread bowl. I actually don't remember bread bowl था या wheat bowl था, किस कंट्री को कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लीज़ आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैंने गलत बोला है तो। सो वीट की बात करते हैं और ये भी बताइए कि वीट आपके तरफ अगर खेती होती है, हमारा तो लाइक गांव है, हमारे यहाँ चावल भी होता है, गेहूँ भी होता है, तो गेहूँ किस सीज़न में उगाया जाता है आप मुझे बताइएगा।
वैसे बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है। सो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और मतलब लाइक फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास होता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल पे, लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। और वीट बहुत ज़्यादा यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बहुत विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और भारत में यह शीत ऋतु के समय उगाया जाता है। आपका आंसर यहीं पे मिल गया। मिलेट्स की बात कर लेते हैं हम। So they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. So ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं मिलेट्स, और कम उपजाऊ और थोड़ा मतलब सैंडी, उसको क्या बोलते हैं, बलथर टाइप मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अनेक अन्य उत्पादक देश हैं। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। सो मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज, तो आपने भुट्टे खाए होंगे, वही है मक्का, कॉर्न। सो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। और इसे क्या वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स की इसको आवश्यकता होती है। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ये उगाया जाता है। कॉटन की बात करते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. कॉटन यानी कि कपास, इसकी वृद्धि के लिए तापमान अधिक होना चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए तापमान अधिक होना चाहिए, वर्षा हल्की होनी चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जो एलुवियल सॉइल होती है, काली मिट्टी और एलुवियल सॉइल में सर्वोत्तम उगती है। एलुवियल सॉइल को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। जूट को हिंदी में बोलते हैं पटसन। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये एकदम याद कर लेने वाली चीज़ है। Jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. तो इसको सुनहरा रेशा के रूप से भी जाना जाता है। ये क्या है कि alluvial soil में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इससे तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, भारी वर्षा और ह्यूमिडिटी इसमें होनी चाहिए क्लाइमेट में। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक है, मतलब कि प्रमुख उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन यही होता है। कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. सो कॉफ़ी इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी का ज़रूरत होता है, मतलब कि लोमी सॉइल को बोलते हैं दोमट मिट्टी। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जो होते हैं, पर्वत के जो ढाल होते हैं वो अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है उत्पादन में, इसके बाद आता है कोलंबिया और भारत। Tea is a beverage crop grown on plantations. This requires cool climate and well-distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaf. Tea यानी कि चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब कि बारिश अच्छी होनी चाहिए और एक हर टाइम मतलब थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं एक ही बार हो गया वैसे नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक समवितरित बारिश होनी चाहिए। इसके लिए सुअपवाहित वेल ग्रोथ इसके लिए भी लोमी सॉइल चाहिए होता है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से लाइक उसमें वेल ड्रेन्ड हो और स्लोप्स होने चाहिए, जेंटल स्लोप्स। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सो आपने ये सब बहुत देखा होगा, और कोई घूमने गया होगा उधर दार्जिलिंग वगैरह तरफ, तो उन्होंने टी प्लांटेशंस आसाम वगैरह तरफ देखे होंगे।
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि का विकास। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको याद कर लेने हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि जो बोए गए क्षेत्र हैं उसमें विस्तार किया जाए, बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, कृषि का मशीनीकरण मतलब कि मैकेनाइजेशन कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। Do you know food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. So food security तभी बनी रहती है जब सभी जो लोग हैं, सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाने योग्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। जो अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया। और जो कमर्शियल फार्मिंग है वो जो बड़े जहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा एरेबल लैंड है वहाँ पे की जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर यहाँ पे नीचे दो केस स्टडीज़ दी गई हैं, एक तो इंडिया के फार्म के बारे में दिया गया, एक यूएसए के फार्म के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज Adilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about his house is the main village. He possesses a high-yielding variety of seeds from the market every day. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year. Farmer takes advice of analysis with government offices. He takes a tractor on rent and plugging his field. Though some of his friends still use traditional, there is a trap well in the nearby. Okay. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में एक आदिलाबाद करके एक छोटा सा गांव है। आदिलाबाद करके एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल एक छोटा सा किसान है जो कि उस गांव में रहता है, जिसके पास लगभग की 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, ज़मीन है। उसका जो आवास है, मतलब जहां वो रहता है वो गांव ही में रहता है। मुख्य आवास उसका शहर का नहीं है, वो गांव का ही है। अधिक उपज देने वाले बीजों यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को वो बाज़ार से वर्षों के एकांतर पर ख़रीदता है। उसकी भूमि फर्टाइल है और वो वर्ष में कम से कम 2 फसलें जो कि गेहूं और चावल और दाल उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में एक बार सलाह लेता है और वो अपने खेत की जुताई करने के लिए भाड़े पे एक ट्रैक्टर ले आता है, जबकि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती करते आ रहे हैं, मतलब बैलों से ही खेत की जुताई करवाते आ रहे हैं, पारंपरिक जो तरीका था। देखते हैं। Munna Lal also had 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial intelligence. और उसके ही फील्ड के बगल में ही थोड़ी दूर पर एक ट्यूबवेल है जहाँ से कि वो इरिगेशन का काम कर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वो निकट के शहर में स्थित एक सहकारी भंडार में दूध बेचता है। सहकारी भंडार मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि अमूल वगैरह है। आपके गांव में भी आपने देखा होगा, हमारे गांव में हमने देखा है ऐसे किया जाता है। वो वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए लोन भी लेता है, ऋण भी लेता है। वे अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसान के पास भंडारण सुविधाएं यानी कि रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी की कमी होती है, इसीलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब यूएसए की बात कर लेते हैं कि यूएसए में भी फार्म है। द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इज मच लार्जर देन ए टिपिकल फार्मर साइज इन यूएस 250 हेक्टेयर। द फार्मर जनरली डिसाइड्स इन द फार्म सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन। ओके,
Okay. He grows corn in his field after making sure that the adequate measures are taken to control pests. ठीक है, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा, मैं इसका मोटा मोटी आपको बता दे रही हूँ कि जो यूएसए है वहाँ पे एक जो फार्म होता है उसका औसत आकार भारत के फार्मों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। यहाँ आपने देखा 1.5 हेक्टेयर का बस उसका लैंड था मुन्ना लाल का। सो किसी सामान्यतः फार्म में ये होता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ पे उगाई जाती हैं। यूएसए में मुख्य फसलें हैं। फिर मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। जो होरन 300 हेक्टेयर भूमि एक रोज ओके। सो वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मिट्टी और पानी संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरी कर देंगे। फिर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, पीड़क होते हैं, उन पर नियंत्रण के लिए वो पर्याप्त उपाय करता है। समय समय पर वह मिट्टी के नमूनों को एक मतलब समझ लीजिए जहाँ पे प्रयोगशाला होती है वहाँ पे मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। वहाँ पे वो जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक हैं कि नहीं ये जांच करवाता है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, सेटेलाइट से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। सो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर भी देती है। ये रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वो ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन और कुछ हार्वेस्टर्स वगैरह का भी यूज़ करता है। मतलब वो बहुत सारी मशीनों का यूज़ करता है अपने खेती में। और किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है यूएसए में। मतलब एक ऐसा नहीं कि केवल उसके पास खेत है और वो अपना बेच रहा है, ऐसे मतलब एक बहुत बिजनेसमैन होता है वहाँ का किसान यूएसए का। आप समझ रहे हैं ना। सो यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ दिए गए। अब इस दोनों केस स्टडी से आप क्या समझते हैं? आपने देखा कि भारत में की अपेक्षा यूएसए में मतलब किसान कितने एक तो लाइक वो अमीर हैं, साफ पता चल रहा है, उनके पास बहुत सारी मशीन्स हैं। सो ये केस स्टडीज़ इसीलिए दी गई रहती है कि आप तुलना करके देखें कि क्या चीज़ों का सुधार भारत में करना चाहिए और क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ के लैंड में वहाँ के लैंड में। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं वहाँ के मेजर्स में यहाँ के मेजर्स में, ये सब आपको देखना है, खुद से सोचना है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है। केस स्टडीज़ आपको इसीलिए सुनाई जाती हैं कि आप सोच सकें, आपके सोचने की क्षमता अच्छी हो सके। तो सब मैं बता दूँगी तो ये गलत बात होगी। तो आप खुद से सोचिए अब इसके बारे में। और यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।